हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के जमाने में जहाँ भाभीियों का एक ननद के साथ निभाना मुश्किल हो जाता है, वहीं धानी, पूनम, पम्मी, पूजा और पायल नाम की 4 नंदों के साथ बड़ी ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी नंदों को अपनी बहनों की तरह प्यार करती थी, जिसके कारण उसकी चारों नंदे भी उसे भाभी नहीं बल्कि माँ समझती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन चारों ननद ऑफिस के लिए जाने लगती हैं कि तभी उनका बड़ा भाई शौर्य उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहता है, रुको मेरी चारों बहनों की सवारी, बड़ी जल्दी में हो। भैया बोलिए ना, जल्दी, बहुत देर हो रही है मुझे। हाँ भैया, आज वैसे ही हम लोग ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गए हैं। यार तो तुम दोनों मुझे क्यों बोल रही हो? मैंने थोड़ी ना लेट किया है। और सोया करो 8 बजे तक। बस हो गया भैया आपका, यही ताना मारने के लिए रोका था हमें आपने। दीदी, आपको पता नहीं है क्या, हमारे बड़े भैया हमें ताना मारने से कभी पीछे हटते हैं क्या, जो आज हटेंगे। हाँ हाँ, और पेट्रोल डाल दे। सबसे छोटी है, लेकिन जहाँ आग ना लगानी हो वहाँ ये अपनी बातों से ही आग लगा दे। शौर्य अपनी बहनों से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी धानी वहाँ आती है और अपनी 4 नंदों को खड़ी देखकर कहती है, हे भगवान, तुम चारों अभी तक यही खड़ी हो। मैंने सोचा चली गई होगी। भाभी, हम जा ही रहे थे कि भैया ने हमें पीछे से आवाज देकर रोक लिया कि वो हमें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं है। हाँ भाभी, दीदी ने सही कहा। शौर्य जी, आप क्या कर रहे हो? आप जानते हो ना चारों को लेट हो रहा है। चलिए ऑफिस जाइए। मैं तो जा ही रहा था, इन्हीं लोगों ने मुझे रोक लिया। भाभी भैया झूठ बोल रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं कि हमें लेट हो रहा है, लेकिन भैया की बातें खत्म ही नहीं हो रही। पूजा तू ही रह गई है, तू भी शिकायत लगा ले अपनी भाभी से। तू क्यों चुप है? नहीं भैया, रहने दीजिए, वैसे भी लेट हो गया है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग जाइए, वैसे ही लेट हो रहे हैं। सबके जाने के बाद धानी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद धानी मार्केट जाती है। तभी उसकी नजर सामने कॉफी शॉप पर पड़ती है, जहां उसकी बड़ी ननद पूनम किसी लड़के के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। ये सब देखने के बाद वो बिना कुछ बोले घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद शाम होने पर वो कपड़े लेने के लिए छत पर जाती है। तभी उसकी नजर अपने घर से कुछ दूर खड़ी एक बाइक पर बैठे लड़के पर जाती है, जिससे उसकी दूसरी ननद पम्मी बातें कर रही थी। उस लड़के को देखते ही धानी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे उसने कॉफी शॉप में अपनी बड़ी ननद पूनम के साथ देखा था। वो छत से नीचे आकर हॉल में बैठी होती है कि तभी उसकी ननद पम्मी घर आती है और धानी से कहती है, भाभी आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पम्मी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए ना भाभी। पम्मी, वो लड़का कौन था जिससे तुम घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी? क्या नाम है उसका? भाभी, उस लड़के का नाम अमित है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये लड़का पम्मी से प्यार करता है तो मॉर्निंग में कॉफी शॉप में पूनम के साथ क्या कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है पम्मी, तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। धानी के कहने पर पम्मी अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी ननद पूनम ऑफिस से घर आती है और वो भी अपनी भाभी को ऐसे चुपचाप सोफे पर बैठा देखकर पूछती है, क्या बात है भाभी, आज आप शाम के समय आराम से बैठी हैं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पूनम, बस कुछ बात को लेकर परेशान हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी भाभी, पूछिए। पूनम, वो आज मैंने सुबह कॉफी शॉप में तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा, क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़का कौन था? भाभी, मैं आपको बताने ही वाली थी, उसका नाम रवि है और मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये दोनों एक ही लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बता रही है, वो भी अलग अलग नाम से? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कमरे में जाओ, बाद में बात करते हैं। धानी के कहने पर पूनम भी अपने कमरे में चली जाती है। धानी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन धानी अपनी तीसरी ननद पायल के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो किसी लड़के से फोन पर बातें करते हुए बोल रही है। राहुल, मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तुम
तुम सच में मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर जैसे ही पायल कॉल कट करके पीछे मुड़ती है, अपनी भाभी को दरवाजे पर खड़ी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी भाभी कमरे के अंदर आकर कहती है, पायल, ये लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? भाभी, वो मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। इसका नाम राहुल है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो सुना मैंने, लेकिन कोई फोटो है? जरा मैं भी तो देखूं अपनी ननद की पसंद। हाँ भाभी, है ना, अभी दिखाती हूँ। पायल जैसे ही राहुल की फोटो धानी को दिखाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, उसकी बड़ी ननद पूनम और उससे छोटी ननद पम्मी का बॉयफ्रेंड था, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये लड़का उसकी तीनों नंदों को कैसे जानता है, और उस समय वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय मार्केट से घर आते वक्त उसकी नजर बस स्टैंड पर खड़ी अपने सबसे छोटी ननद पूजा पर जाती है, जो किसी लड़के को गले लगा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लड़का भी वही था जो उसकी बाकी की 3 नंदों का बॉयफ्रेंड था। तभी उसे सब समझ में आ जाता है कि वो लड़का उसकी 4 नंदों का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है। समय बीतता है और इसके बाद वो उनकी सच्चाई अपनी नंदों को बताने की जगह उसकी सच्चाई नंदों के सामने लाना जरूरी समझती है, जिसके बाद वो जैसे ही उस लड़के को जाते हुए देखती है, जानबूझकर उसकी बाइक के सामने आकर उससे टकरा जाती है। तभी वो लड़का धानी को उठाते हुए कहता है, सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती तो मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करोगे? मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा लगेगा। आप जैसी सुंदर लड़की के साथ वक्त बिताने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहिए ना आप एक बार। आपको कल मेरे साथ कॉफी पीने जाना पड़ेगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। मेरा नाम समीर है और मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर धानी समीर की बाइक पर बैठकर उसके साथ चल देती है। कुछ दूरी पर जाकर वो उसे ड्रॉप करता है, जिसके बाद धानी उसे अगले दिन कॉफी शॉप में आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय धानी समीर से मिलने कॉफी शॉप में जाती है और समीर के आते ही वो अपनी 4 नंदों को उसे कॉफी शॉप में आने के लिए मैसेज करती है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और थोड़े समय बाद उसकी 4 ननद उस कॉफी शॉप में पहुंचती हैं, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी भाभी के साथ बैठा देखकर दंग रह जाती है और सभी एक साथ कहती हैं, तुम यहाँ? तुम सब यहाँ कैसे? मैं देती हूँ इसका जवाब कि ये लोग यहाँ कैसे आए, और तुम्हें भी आज मैं इनकी असलियत बताती हूँ। तुम लोग इसे अपना बॉयफ्रेंड बोलती हो ना, लेकिन ये लड़का एक नंबर का झूठा है, जिसने तुम लोगों को अलग अलग नाम से मिलकर फंसाया और तुमसे झूठा प्यार का ड्रामा किया। और तुम जिनके साथ टाइम पास कर रहे हो ना, वो चारों की चारों मेरी ननद है और मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। इसीलिए तुम्हारी सच्चाई सबको बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। अपनी भाभी की सारी बातें सुनने और सब कुछ देखने के बाद वो चारों मिलकर समीर की अच्छी तरह धुलाई करती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वो चारों अपनी नादानी के लिए अपनी भाभी से माफी मांगते हैं और एक साथ सब घर वापस आ जाते हैं। I would like to call Miss World 2000 Menka Chaurasia to give her the title of Miss India 2020 on the stage. मेनका चौरसिया मिस वर्ल्ड 2000 स्टेज पर आकर श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तभी एंकर बोलते हैं, So Miss India श्रेया चतुर्वेदी जी, आपको ये खिताब जीतकर कैसा लग रहा है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने फैमिली को, और उससे भी ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2000 मेनका चौरसिया मैम का, जिन्होंने हमेशा ही मेरे जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद करी। मैम,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी लाइफ की ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबकी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। कई जगह लोगों ने मुझे मेरी स्किन कलर के लिए, मेरी हाइट, मेरा वेट, किसी न किसी चीज के लिए मुझे हमेशा ही ताने मारे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए फिर कुछ साल पीछे चलते हैं। मेनका चौरसिया एक सांवले रंग की लड़की थी जिसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मम्मी रीना के कहने पर उसने पहली बार स्टेट लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेनका विनर साबित होती है। उसी के बाद से मेनका छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी। मेनका के पापा अशोक चौरसिया एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहर जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ होता ही रहता था। कभी तो बरेली उनके होम टाउन में भी। ऐसे ही एक दिन मेनका कॉलेज के कैंटीन के बाहर जा रही थी कि तभी उसे कॉलेज के एक स्टूडेंट बोलते हैं, ओए ये देखो भोली सी सूरत। नहीं सांवली सी सूरत है इसकी तो। अबे इसकी मम्मी काला टीका भी लगाती होगी ना, तो वो दिखता नहीं होगा। ओए कभी व्हाइट ब्यूटी यूज नहीं की क्या? कोई नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगा लेगी। शेम ऑन यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। बट रियलिटी तो यही है ना कि तुम ब्राउन गर्ल हो। यस, आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ब्राउन गर्ल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनका उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ जाती है। वक्त गुजरता जाता है, मेनका को मौका मिलता है और वो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें वो सेकंड रनर अप के रूप में जीत जाती है। और ऐसे ही परिश्रम करते हुए एक दिन उसे मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर में उससे मिलने के लिए हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही बड़े डायरेक्टर आशीष भट्ट आते हैं और बोलते हैं, जी मेनका, आपने हमारे देश इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म्स में काम करें, आपका फेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और आप एक नई मिसाल कायम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा। मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करूंगी। इस तरह मेनका की एक मिस वर्ल्ड के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है और उसकी पहली फिल्म पिया का अंगना की शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में शूटिंग पूरी होती है और फिल्म रिलीज हो जाती है। जनता द्वारा इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो और भी कई जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगती है। साथ ही खुद एक कामयाब एक्टर के रूप में खुद को साबित करती है। कुछ ही समय में वो बहुत सारी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देती है। ऐसे ही एक शाम वो शूटिंग से अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ। आज आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करते होंगे। आई लव यू पापा। मुझे पता था तू एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी, मुझे गर्व है तुझ पर मेनका बेटा, ऐसे ही और आगे बढ़ती जा। आई लव यू टू बेटा। पापा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है बेटा? अशोक के बहुत कहने पर मेनका अपनी हाथ की कलाई उसे दिखाती है, जिस पर मेनका ने उनके लिए डैडीज लिटिल गर्ल का टैटू बनवाया होता है। और ये सब देखकर अशोक बहुत ही भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मेनका मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करना भी शुरू करती है। साथ ही वो बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा भी बन जाती है और उनके लिए एड्स करती है। अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि इसका तो अभी गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते मेरे साथ भी ये सब हुआ है। कई बार
बहुत लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आई नहीं हूँ और ना ही इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है। और जब एक लड़की अकेली आगे बढ़ती है तो बहुत लोग उसे पुश करते हैं, लेकिन मैंने भी इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों को सीख ही लिया और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बखूबी साथ दिया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसे लोगों की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी हो? जी मैंने छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू मिस मेनका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और साथ ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू से काफी गर्ल्स को आपसे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसे ही एक दिन मेनका की एक चीफ गेस्ट के रूप में मिस इंडिया 2020 के इवेंट में उसे बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त एंट्री होती है, जहां रिजल्ट के अनाउंसमेंट होता है और मेनका स्टेज पर आती है। साथ ही वो श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सब लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे लाइव आपको सुनने का मौका मिला। आप मेरे जैसी और भी ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है मैम। सभी लोग मेनका की इंस्पायरिंग स्टोरी और उसकी जर्नी को सुनकर उसका तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हॉलीवुड में काम करते करते मेनका रॉबर्ट नाम के एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और मेनका रॉबर्ट के साथ एक चर्च में जाकर व्हाइट गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेती है। और इस तरह से एक छोटे शहर की ब्राउन गर्ल अपनी लाइफ के स्ट्रगल से गुजरकर उन मुकाम को हासिल करती है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। और फिर अपने हस्बैंड रॉबर्ट के साथ मिलकर वो अपने लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करती है। मानसी एक बहुत ही चुलबुली और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर के सारे काम करने बखूबी आते थे। उसे अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था, जिसके चलते वो महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं से ज्यादा जुड़ी हुई थी। इसीलिए वो अक्सर शुद्ध हिंदी ही बोला करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी दीपिका और पापा रणवीर रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी उसे बुलाते हुए कहती है, अरे मानसी बेटा, खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। माता श्री, आप तनिक हमारे साथ स्थान ग्रहण करें भोजन करने के लिए। ओहो, फिर से तेरी शुद्ध हिंदी चालू। वाह, उत्तम, अति उत्तम भोजन बनाया है आपने माते। धन्यवाद पुत्री। माता श्री, आप भी? हाँ, जैसी पुत्री वैसी माता। माता श्री, पिताश्री को आज मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि सूर्यास्त के समय जब वो घर वापस आए तो वो फल लेते आए। तथास्तु पुत्री, तुम्हारा संदेश पिताश्री तक फोन द्वारा अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। वाह मम्मी, क्या बात है। एक मिनट, मैं शुद्ध हिंदी में ही तारीफ करती हूँ। हमारी प्रिय माताश्री, आपके मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन सुन के हम तो धन्य हो गए। पुत्री, सदैव ऐसे ही आगे बढ़ो। बताऊँ अभी तुझे? माताश्री, हमें अधिक पीड़ा हो रही है। चल मार्केट से सामान ला कर दे। दीपिका की बात सुनकर मानसी बाजार में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहाँ सब्जियाँ खरीद रही होती है। भ्राताश्री, ये कितने का है? क्या मैडम? अरे भैया जी, ये टमाटर कितने का है? 50 रुपए किलो। भ्राताश्री, स्पष्ट रूप से बताइए ना, 50 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, आप 40 दे दो, बात खत्म। जी ठीक है। मानसी जब मार्केट से वापस घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक आईडी नीचे गिरी हुई मिलती है, जिस पर मोहित शर्मा का नाम लिखा होता है। वो अपने आसपास सब जगह देखती है और उसे ढूंढती भी है, लेकिन उसे वो शख्स नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है और उसकी पूछताछ करती है। ऐसे में उसकी एक परेशान लड़के पर नजर पड़ती है, जो वही होता है और मानसी उसके पास जाकर उससे कहती है, सुनिए सुकुमार, मोहित शर्मा आप ही हैं? जी मैं हूँ, पर आप पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि श्रीमान, आपकी वस्तु हमें वहाँ धरती पर गिरी मिली। हमने उसे उठाया और विचार किया
कि क्यों ना आपकी वस्तु आपको वापस लौटा दी जाए। थैंक यू मेरी आईडी को लौटाने के लिए। क्षमा कीजिए, मगर आपको थैंक यू की जगह हमें कॉफी पिलानी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं, थैंक यू के बदले मैं कुछ भी करूँगा। अगर आईडी खो जाती तो दोबारा चक्कर काटने पड़ते गवर्नमेंट ऑफिस के। दोनों कॉफी पीने के लिए पास के ही एक कैफे में पहुंच जाते हैं। मोहित कॉफी ऑर्डर करता है और उससे पूछता है, अच्छा आपको मेरा नाम तो पता चल गया, पर आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मानसी है। ओह, और बताइए अपने बारे में, आप क्या कर रही हैं आजकल? जी मैंने कला स्नातक किया है और संगणक में मैंने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है। इतनी कठिन हिंदी में भी आपने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है? जी नहीं तो फिर इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलती हो? अरे वो महाभारत और संस्कृत वाले एपिसोड देख देख कर ना मुझे हिंदी बोलने की बहुत ही अच्छी आदत आ गई है। और सच बताएं, हमें अपने मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन बोल करना अत्यंत आनंद आता है। ओ सच में तुम बहुत यूनिक लड़की हो। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मानसी, आप बहुत ही अद्भुत कन्या है। जी वैसे दाव अच्छा खेला था आपने। थैंक्स। तो जजमान आप क्या करते हैं? जी मैं MNC में मैनेजर हूँ। ओह अति उत्तम। इसी तरह बहुत देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों अक्सर फोन पर भी अब खूब बातें किया करते और उनका मिलना मिलाना और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी शुरू हो जाता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहित मानसी को एक बीच रिजॉर्ट पर ले जाता है, जहां वो दोनों पूल में एक साथ होते हैं कि तभी मोहित उससे कहता है, मानसी मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जी कहिए। मानसी मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए सज्ज हो? हाँ मोहित, प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं और विवाह के लिए भी बहुत तत्पर हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रपोजल? बहुत प्रैक्टिस करके आया था तुम्हारे लिए। ओ मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कभी कठिनाई तो नहीं होगी अगर हम आपसे हमेशा ही ऐसे बात करें। मुझे पसंद है तुम्हारा ऐसा बोलना भी। सत्य वचन, अब से तो तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। हाँ पगली। वक्त बीतता जाता है। दोनों ही अपने घर वालों को शादी करने के अपने इस फैसले के बारे में सब बता देते हैं और घर वाले हंसी खुशी राजी होकर अगले ही हफ्ते बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। धीरे धीरे मानसी शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, लेकिन उसकी सास गायत्री उसके शुद्ध हिंदी बोलने से थोड़ा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अरे ओ बहू, अरे कितनी देर हो गई, खाना मिलेगा या नहीं? मानसी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। दोनों बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों सास बहू साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती हैं, जहां गायत्री बोलती है, अरे भैया ये वाली साड़ी दिखाना, बहुत अच्छी लग रही है। ये लीजिए माता जी। भैया वो वाली साड़ी दिखाइए। भ्राताश्री, आपको हमारी माताश्री की बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही है। वो आपसे वो वाला वस्त्र मांग रही है। वो देखिए, नीचे से तीसरे हाथ की तरफ केसरी रंग का। अभी दिखाता हूँ मैडम जी, ये देखिए। हाँ यही तो चाहिए था, कब से यही बोल रही हूँ। दोनों सास बहू साड़ी खरीदकर वापस आ ही रही होती है कि रास्ते में एक लड़का माइक में चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रहा होता है। सुनो सुनो सुनो, जो इस बेहतरीन संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा उसे मिलेगी ट्रॉफी और उसके साथ 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। बस इसमें आपको सांस्कृतिक गायकी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू, ये तो तेरे लिए एक सुनहरा मौका है। वैसे भी तू सांस्कृतिक गाना गा, तुझे ये सब तो पसंद है ना? हाँ माते। अरे ये प्रतियोगिता कल ही है और आज शाम जाकर इसकी तैयारी कर लियो अच्छे से। दोनों वापस घर आ जाती हैं। कुछ ही देर के बाद वो इस प्रतियोगिता में गाना गाने के लिए प्रैक्टिस करती है और अगले दिन इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती है, जहां अगला परफॉर्मेंस मानसी का ही होता है और वो स्टेज पर आकर सबसे पहले सभी को नमस्ते करती है और फिर गाने लगती है। अंगरि नंदिनी नंदितमर्दिनि विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुदुते। इस तरह वो अपना शुद्ध हिंदी का टैलेंट इस प्रतियोगिता में गाकर पूरा करती है और कुछ देर के बाद रिजल्ट्स आते हैं।
जहां पर सबसे अच्छी सांस्कृतिक गायिका का खिताब मानसी के नाम किया जाता है। साथ ही उसे एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है और गायत्री अपनी बहू की प्रतियोगिता जीतने पर घर आकर उसकी नजरें उतारती है। साथ ही उसके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करती है। इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद मानसी के पास बहुत सारे भक्ति गीत गाने के लिए ऑफर्स आते हैं, जिन्हें वो अपनी सुरीली आवाज में बहुत ही दिल से गाती है और पूरी दुनिया पर राज कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शुद्ध हिंदी बोलने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हमारी संस्कृति से इतना ज्यादा प्यार हो और वो इस तरीके से बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।